हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षित द्विवेदी एंड आई वेलकम यू टू माय वीडियो। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे किसकी? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है, ये बेसिकली अभी इससे पहले मैंने आपके सामने प्लासी की वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, क्या क्या बैटल ऑफ प्लासी का इफेक्ट था इंडिया पे, और इंग्लैंड में किस बेसिस से शुरू हुआ था, कि इंग्लैंड में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन आई थी जिसके चलते बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुआ, और जो इंग्लैंड की कोलोनियलिज्म वाली एक्टिविटीज थी ये पूरी दुनिया में फैल गई, जिसमें इंडिया भी इफेक्ट हुआ था। ब्रिटिश कहते हैं ना कि ब्रिटिश साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जहां पे कभी भी सूरज नहीं डूबता था। क्यों नहीं डूबता था? क्योंकि पूरी दुनिया में उसने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। और इंडिया जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी हमने देख लिया। अब हम आते हैं बैटल ऑफ बक्सर पे। ये बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ गया? बैटल ऑफ बक्सर में यार देखो, एक साइड तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अलग एकदम, और दूसरी साइड पे कोलिशन था, एक पार्टी थी। उस पार्टी में कौन कौन था भैया? बंगाल के नवाब था, अवध का नवाब था, और मुगल एम्परर था। अब बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब याद करिए कौन था। सबसे पहले नवाब था, ठीक है, जब ये बैटल हुआ था प्लासी का, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को धोखा देके कौन बना? मीर जफर बना। मीर जफर को प्रॉब्लम की, डच के साथ मिलके वो लड़ने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गया, हटा के उसे किसे बना दिया गया? उसके रिश्तेदार मीर कासिम को। तो जब ये बैटल ऑफ बक्सर था, तो इसके लिए कौन था उस समय नवाब ऑफ बंगाल? मीर कासिम और नवाब ऑफ बंगाल। उस समय नवाब ऑफ अवध कौन था? शुजा-उद-दौला। और मुगल एम्परर कौन थे उस समय? भाई शाह आलम दो। तो इन तीनों की भैया वो बनी, तिगड़ी बन गई। किससे लड़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस तो कौन लीड कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ये सारे नाम बहुत जरूरी है। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर था, कहाँ लड़ा गया था? बक्सर में लड़ा गया था। बक्सर प्रेजेंट डे इंडिया में कहाँ पे है? बिहार में। लड़ा कब गया था? 23 अक्टूबर 1764। 1764 सबको याद रखता है, ये डेट 23 अक्टूबर है। अब यही बात है यार, यूपीएससी से एग्जाम में तो डेटें पूछी नहीं जाती है। अगर ये डेट पूछेगा तो पीसीएस में पूछ देगा, या किसी बैंक के एग्जाम में पूछ सकता है। आगे आते हैं। इस समय बक्सर कहाँ है? इस समय बक्सर बंगाल में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो कारण कौन से थे जिनके चलते बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद आपका हुआ क्या? सिराजुद्दौला थे, उनको हटा के कौन आए? मीर जफर आए, उनको हटा के कौन आए? मीर कासिम आए। अब जब मीर कासिम थ्रोन पे बैठे, तो अब क्या था कि मीर कासिम स्किल्ड तो थे भाई, उनमें दिमाग था, और वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिपेंडेंट वो नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? क्योंकि भाई इंडिपेंडेंटली तो उनको शासन भी नहीं मिला था, उनको शासन ही दिलाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको शासन दिला रही है, तो वो आपको इंडिपेंडेंट बनने देगी? कभी नहीं बनने देगी। लेकिन तब भी मीर कासिम ने अपनी कैपेसिटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए अपने रेन में। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सपेंडिचर होता था एडमिनिस्ट्रेशन पे और पैलेसेस को बनवाने में, उसे कम किया गया, और उस फंड को रीडायरेक्ट करके फायर लॉक्स बनवाए गए, गन्स बनवाए गए। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ रिफॉर्म्स किए आपके मीर कासिम जी ने। तो मीर कासिम जी थे काबिल, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो थे कंपनी के कंट्रोल के अंडर में। अपने रेन में उसने न्यू टैक्सेस को इम्पोज किया, और जो कैपिटल थी उसकी पहले प्रीवियसली मोंगियार करके एक जगह थी, वो मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी गई। अब टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ, ये सब रिफॉर्म्स के चलते। उसके चलते रेगुलर पेमेंट सैलरी मिलने लगी किसको? आर्मी को, जिसके चलते उनकी आर्मी स्ट्रांग होने लगी। क्योंकि जब रेगुलर सोल्जर्स को आर्मी मिलेगी, तो सोल्जर्स भी पूरी ड्यूटी के साथ सर्व करेंगे। तो जब ये सारे रिफॉर्म्स होने लगे, तब भैया किसको प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, और बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर तभी डिपेंडेंट रहेगा जब वो एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होगा। और अगर कोई एक इंसान आके उस एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग कर रहा है, तो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा बन सकता है। तो जितने भी रिफॉर्म्स लिए कासिम जी ने, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि वो चाहते थे कि भैया मीर कासिम केवल एक पपेट नवाब रहे। लेकिन मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने कोशिश की कि भैया मैं तो भाई ब्रिटिश से दूर रहूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरा ब्रिटिश से कोई लेना देना नहीं। जिसके चलते मीर कासिम के बीच में और ब्रिटिश के बीच में तू मैं होनी ही थी। और
बैटल ऑफ बक्सर तो 1764 में लड़ा गया। उससे पहले ही मीर कासिम और कंपनी के बीच में भाई 3 बार लड़ाई हो चुकी थी। कब से कब तक? जून से लेकर सितंबर 1763 तक। और वो भैया तीनों बार हारा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रांग कर रहा था, बट इतना स्ट्रांग नहीं कर पाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टैक्टिक्स और आर्मी के साथ वो लड़ सके। तो उसने क्या किया कि वो बंगाल भाग गया। बंगाल से भाग गया और कहाँ चला गया? इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद में भाई उस समय पे नवाब ऑफ अवध कौन थे? सूजा उद दौला। और उसी समय मुगल और कम थे। कौन थे? शाह आलम टू। ठीक है, वो मुगल एम्परर बने। और उस समय मुगल एम्परर की जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, जो सेंट्रलाइज पावर थी, वो तो कमजोर हो चुकी थी। पर शाह आलम टू के अंदर थोड़ा दिमाग था। तो इस दिमाग के चलते शाह आलम टू ने सोचा कि अब मैं बहुत सारे सेवरल स्टेट्स को जोड़ के फिर से मुगल अथॉरिटी को स्ट्रांग बनाऊंगा। तो उसके लिए बंगाल को जोड़ना भी जरूरी था। और उस समय पे जो बंगाल का जो एरिया था उसमें बिहार भी आता था और उड़ीसा भी आता था, यानी बहुत बड़ा एरिया था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर चला गया था, जो कि मुगल एम्परर चाहते थे कि ये मेरे स्यूजरनिटी में होना चाहिए। तो शाह आलम को अपने इस गोल को पूरा करने के लिए ब्रिटिश की डोमिनेंस को हटाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो खुद इतना काबिल नहीं था कि वो उन्हें ओवर पावर कर सके। ठीक है। और तो उसने किसकी मदद ली? शाह आलम टू ऑब्वियस सी बात है सूजा उद दौला की मदद लेगा। सूजा उद दौला भी हमेशा से इंग्लिश सुप्रीमेसी को बंगाल रीजन में हटाना चाहता था। तो बात ये थी कि शाह आलम टू को मुगल एम्पायर को स्ट्रांग करना था, तो किसे हटाना था? इंग्लिश के इन्फ्लुएंस को हटाना था बंगाल पर से। सूजा उद दौला को भी प्रॉब्लम थी कि भाई अवध प्रिंसिपैलिटी से थोड़ी ही दूर बंगाल प्रिंसिपैलिटी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी स्ट्रांग हो रही है, तो क्या पता आने वाले दिन में मुझ पे ही अटैक कर दे, तो भाई इसको हटाना है। तो सूजा उद दौला को भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खटक रही थी, शाह आलम टू को भी ईस्ट इंडिया कंपनी खटक रही थी, क्योंकि उनको बंगाल चाहिए था। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि भाई ये जो आपके मीर कासिम थे दौड़ते हुए सूजा उद दौला के पास गए और उनसे बोला कि भाई मदद करो, इंग्लिश को हटाना है यहाँ से, अंग्रेजों को। तो अब बात है अंग्रेजों को हटाना है यहाँ से। तो अंग्रेजों को हटाने के लिए क्या किया जाएगा? कंपनी को हटाने के लिए तीनों रूलर्स कौन कौन? मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, सूजा उद दौला नवाब ऑफ अवध, और तीसरा कौन? शाह आलम टू मुगल एम्परर। इन्होंने हाथ मिलाया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ कहा कि अब लड़ेंगे और इनको बंगाल से निकाल कर देंगे। और एक वॉर डिक्लेयर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो कि लड़ा गया 23 अक्टूबर 1764 पे एक कथकौली नाम की जगह पे, जो 6 किलोमीटर दूर है बक्सर से। इसको फेमसली कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि जैसे बैटल ऑफ प्लासी बहुत जल्दी खत्म हो गया था, उसी तरीके से बैटल ऑफ बक्सर भी बहुत जल्दी खत्म हो गया था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर इज रजिस्टर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल्स एवर फॉट इन इंडियन हिस्ट्री एंड इवन इन वर्ल्ड। जो बैटल ऑफ बक्सर था उसमें जो कंबाइंड फोर्सेस थी इंडिया की फोर्सेस कहने का मतलब है ये जो नवाब की फोर्सेस थी, किसके किसके? बंगाल, अवध के और मुगल एम्परर, ये 40,000 थे। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें 10,000 लोग थे। ठीक है, 10,000 मैन। अब सोचिए 10,000 इंग्लैंड की तरफ से और 40,000 लोग इंडिया के नवाब की तरफ से। अब जो ये इंडियन फोर्सेस थी इनको कौन लीड कर रहा था? शाह आलम टू लीड कर रहे थे, सूजा उद दौला लीड कर रहे थे और मीर कासिम लीड कर रहे थे। और फिर से कंपनी की फोर्सेस को कौन लीड कर रहे थे? हेक्टर मुनरो, ये यहाँ पे भी आ गए। जी, प्लासी में भी थे, यहाँ पे भी आ गए। उस समय पे लॉर्ड क्लाइव नहीं थे, हमेशा याद रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव वाज इन्वॉल्वड विद बैटल ऑफ प्लासी, ही वाज नॉट इन्वॉल्वड विद बैटल ऑफ बक्सर, हमेशा याद रखिएगा। ओके, हुआ क्या बैटल में कि भाई ब्रिटिश फोर्सेस के तो 847 सोल्जर्स मरे, लेकिन इंडियन साइड के तो भैया 2000 से ज्यादा सोल्जर्स मर गए। अब अब आपको ये समझने वाली बात है यार कि यार इतने सारे सोल्जर्स कैसे मर गए। ठीक है, आप समझ लो ना यार कि एक साइड पे 10,000 लोग हैं, दूसरी साइड पे 40,000 लोग हैं, और उन 10,000 में 847 लोग मरते हैं ब्रिटिश के, और इंडिया के 2000 मर जाते हैं और इंडियन फोर्सेस हार जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो इसका आगे देखते हैं। इसके लिए हिस्टोरियंस ने कहा है कि जो कोऑर्डिनेशन था, इंडियन फोर्सेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत कम था। एक आपकी सूजा उद दौला के कमांड के अंदर थी, एक मीर कासिम के कमांड के अंदर थी, बाकी बची हुई शाह आलम टू के कमांड के अंदर थी। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, कोई वॉर की प्रैक्टिस ही नहीं था, एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो साथ ढंग से लड़ ही नहीं पाए, हार गए। इस बैटल के बाद ब्रिटिश ने जीतने के बाद एक स्टोन मेमोरियल बनवाया कथकौली में, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ फॉलन सोल्जर्स। कभी आप उधर जाइएगा तो देखिएगा, बहुत प्यारी जगह है।
पहली जगह क्या है यार, कुछ खास तो है नहीं वहां पे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि यार वहां जाके खड़े हो और देखो कि हाँ इस जगह पे बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, तो अपने से भी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, जिसको जिसको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का शौक है उसे जरूर अच्छा लगेगा। तो ये जो बैटल था उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जीता किसकी लीडरशिप के अंदर, मेजर हेक्टर मुनरो की लीडरशिप के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों कंबाइंड फोर्सेस हार गई किससे, अंडर द लीडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस थे जो मेजर मुनरो कमांड के अंदर थी। उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम तो नॉर्थ वेस्ट में भाग गए और वही खत्म हो गए। ठीक है, जो शाह आलम टू थे उन्होंने भाई सूजा उद्दौला की कंपनी को छोड़ दिया और वो ब्रिटिश कैंप में जाके शेल्टर ले ली, जाके ब्रिटिश से जा मिले। सूजा उद्दौला जो अवध के नवाब थे वो अकेले ऐसे लीडर बचे थे जो आखिरी तक लड़ते रहे, 1765 तक वो लड़ते रहे पर वो अनसक्सेसफुल रहे। उनको भी आखिर में रोयल खंड भागना पड़ा। जो मेजर हिस्टोरियंस हैं उन्हें वो बोलते हैं कि जो इंडियन फोर्सेस हारी थी इस बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में, उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि जो लीडर्स थे इनके इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन की बहुत ही सॉलिड कमी थी जिसके चलते ये लोग हार गए। अब हम देखते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। जैसे कंसीक्वेंसेस देखते हैं, सबसे पहला जो इमीडिएट कंसीक्वेंस था बैटल ऑफ बक्सर का, इसके चलते एक इलाहाबाद ट्रीटी हुई जिससे किसके बीच में क्लाइव उस समय तक आ गए थे, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में मुगल एम्परर शाह आलम के बीच में। बैटल के टाइम में क्लाइव नहीं थी, बाद में आ गए थे। ठीक है, नवाब मीर कासिम हार गए तो भैया बंगाल में जो एरा था नवाब का वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। जब बक्सर में विक्ट्री हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, इनको दीवानी राइट्स मिले। कहा, जिसको फिजिकल राइट्स भी बोला जाता है, जिसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैन नाउ मैनेज द रेवेन्यूज ऑफ लार्ज एरिया, यानी फाइनेंशियल पावर्स इनके हाथ में आ गए। समझिए ना, अब फाइनेंशियल पावर था ना, बड़ी बात होती है यार, रियली सॉरी। तो फाइनेंशियल पावर्स इनके हाथ में आ गए, यानी कि अब इनके पास पावर क्या थी कि सारे रेवेन्यू को ये कलेक्ट करेंगे। अब आप समझिए ये फाइनेंशियल पावर्स क्या है। या देखो बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में जो बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने हरा दिया था तो उसके बाद इनके हाथ में क्या आया था, रेवेन्यू पावर तो आई गई थी ना, बट रेवेन्यू पावर ये इनडायरेक्टली यूज कर रहे थे। कहने का मतलब है कि था वो नवाब के कंट्रोल के अंदर में बैटल ऑफ प्लासी के बाद, पर वे नवाब से तो पैसा ले ही रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनको सीधा फाइनेंशियल राइट मिला, दीवानी राइट, यानी अब नवाब ववाब का चक्कर ही नहीं है, हम सीधे रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, तो दीवानी राइट ही मिल गया। पहले क्या था, नवाब रेवेन्यू कलेक्ट करता था, पैसा ब्रिटिशर्स को देता था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद रेवेन्यू कलेक्टर ही भाई आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। एक आइडिया देखा जाए कि कंट्री का कितना एरिया कंपनी की डोमिनेंस के अंदर था, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार था, झारखंड था, उत्तर प्रदेश था, वेस्ट बंगाल था, और आज के टाइम में जो बंगाल के कुछ भाग भी इसके अंदर में आ गए थे। और इन फिजिकल राइट्स को, जो दीवानी राइट्स थे, उसको सिक्योर करने के लिए ब्रिटिश ने एक ट्रीटी की किसके साथ, मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ, जिसके थ्रू कंपनी ने कहा कि जो भी हम फाइनेंशियल कलेक्शन करेंगे उसमें से 26 लाख रुपए एनुअली हम मुगल एम्परर को देंगे। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्परर के नाम पे शासन होता था, हालांकि उसकी पावर कुछ नहीं थी, बट फिर भी एक नॉमिनल रूलर के तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम हर साल 26 लाख रुपए मुगल एम्परर को देंगे। इसलिए क्योंकि हमारे पास दीवानी राइट्स है, फाइनेंशियल कलेक्शन राइट्स है, इस रीजन। उसके बाद बक्सर पे जीते तो उसका कंपनी ने मूव किया किसी तरफ, अवध की तरफ, और कंट्रोल गेन किया किसके ऊपर, बनारस के ऊपर, इलाहाबाद के ऊपर। शुजाउद्दौला हार गए तो उनको 50 लाख रुपए देने पड़े कंपनी को एज एक्सपेंसेस ऑफ वॉर, और 25 लाख उनको बाद में भी देने पड़े एज इंस्टॉलमेंट। उसके बाद जो इलाहाबाद ट्रीटी हुई, इसने ब्रिटिश कंट्रोल को ईस्टर्न इंडिया के ऊपर ऑफिशियल बना दिया, ऑफिशियली नाउ ब्रिटिशर्स वर द रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। क्योंकि आज के प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, ठीक है, आपका उड़ीसा, काफी हद तक बांग्लादेश का पार्ट, उत्तर प्रदेश, ये सब तो उनके अंदर में ही चले गए थे, अवध का पार्ट पूरा यूपी। अब इस ट्रीटी में ये भी कहा गया कि कुछ लोग, फ्यू मेन ऑफ कंपनीज आर्मीज, वो इलाहाबाद फोर्ट में रहेंगे और क्या करेंगे, जो कि अब मुगल एम्परर का फोर्ट बन गया था, वो एम्परर को प्रोटेक्शन देंगे। आप समझ रहे हैं बात को, कि मुगल एम्परर के फोर्ट में रहेंगे इलाहाबाद में और वो एम्परर को प्रोटेक्शन देंगे। बेसिकली बात ये थी कि वो एम्परर को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, वो यहाँ पे ये देखेंगे कि एम्परर अपनी पावर्स के बाहर जाके कुछ ऐसा ना करे उल्टा। वो प्रोटेक्शन मुगल एम्परर नाम की थी, ठीक है, वो बेसिकली अपने इन्फ्लुएंस को मुगल एम्परर के ऊपर बना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी थोड़ी सी फोर्स मुगल एम्परर के फोर्ट में रख दी। अब बैटल ऑफ बक्सर का सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं। जो बैटल ऑफ प्लासी था, उसने क्या किया, उसने फाउंडेशन बनाई किस चीज की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की बंगाल के ऊपर।
और उसी फाइनेंशियल जो उसकी जो फाउंडेशन बनी थी, उस फाउंडेशन को पक्का किया, सीमेंटेड किया किसने? बैटल ऑफ बक्सर ने। मेजर हेक्टर मुनरो था, उसने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव के फुटस्टेप्स को फॉलो किया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन को और डोमिनेंस को पूरे बंगाल के ऊपर स्ट्रॉन्ग किया। रेवेन्यू कलेक्ट किए गए स्टेट ऑफ बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, और ये सीधे कंपनी की ट्रेजरी में जाते थे। इसमें से 26 लाख रुपए जरूर दे दिए जाते थे। और मुगल एम्परर था ना, वो टोटल इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि भाई किसी भी राज्य की ताकत उसकी सेना से ज्यादा उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में होती है। आज की डेट में यूएसए और चाइना सुपर पावर्स है, और रशिया उनके कंपैरिजन में उतना पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए एंड चाइना आर द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। उनकी फाइनेंशियल पावर बहुत स्ट्रांग है। चाइना अपनी करेंसी को 3% से डिवेल्युएट करता है और सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में खलबली मच जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक पावर बहुत स्ट्रांग थी। और मुगल एम्परर की तो फाइनेंशियल पावर ही छीन ली इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। कैसे छीन ली? कि बंगाल जो इतना रिच स्टेट था और अवध का आधा हिस्सा, ये तो पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से फाइनेंस कलेक्ट कर रही है। तो जब फाइनेंस कलेक्ट करने का मुगल एम्पायर के पास राइट ही नहीं रह गया, उसके पास सीधा पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो किसके इन्फ्लुएंस के अंदर चला जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साल के 26 लाख रुपए दे रही थी मुगल एम्पायर को। तो पूरी तरीके से मुगल एम्पायर किस पे डिपेंड था? भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पे डिपेंड था। वो तो सोचता था कि साल के एंड पे 26 लाख रुपए आ रहे हैं तो इंतजार करते, जैसे सैलरी नहीं आती हर महीने पे, वैसे वो हर साल पे इंतजार करता था कि 26 लाख रुपए आएंगे। उसके बाद कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी कंट्रोल था किसके ऊपर? आर्मी के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर और रेवेन्यू के ऊपर उस रीजन में। अच्छा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट दिस रेवेन्यू वो तो नवाब के पास थी, बट कोई इन्फ्लुएंस या पावर नहीं थी नवाब के पास। वो बेसिकली जो अंग्रेज कहते थे वो वही बोलते थे। अब उसके पास जब ये सारा रेवेन्यू कलेक्ट होकर कंपनी के पास आने लगा इतने बड़े एरिया के, तो कंपनी के पास इतना पैसा आ चुका था कि वो अपने दूसरे प्लान ऑफ एक्सपेंशन, जो बाकी पूरे इंडिया को कॉलोनाइज करना था, उसको फॉलो कर सके। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है रामसे लूर, उसने कहा था कि बैटल ऑफ बक्सर ने, ये जो ना जो कड़े होते हैं, जो रूल के कड़े थे, जो रूल के कह सकते हैं आप कि हथकड़ी थी इंडिया के ऊपर, उसको और टाइट कर दिया। मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को उन्होंने और सीमेंट कर दिया बंगाल में। यानी बंगाल अब पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर में आ चुका था। उसको बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल था। तो ये था दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने बताई है, बहुत डिटेल में नहीं किया हूँ, बट इनफ है आपको समझने के लिए चीजें। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको किसी भी एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स। माय नेम इज हर्षित द्विवेदी। मैं आपके लिए और भी वीडियोस धीरे धीरे बनाते रहूंगा। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, कुछ बताऊंगा आपको, अशोका की स्तूपा के बारे में बताऊंगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।